नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, जब भी दो देशों के बीच में कोई इशू क्रिएट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर कोई स्ट्राइक होती है, तो हमें न्यूज़ आर्टिकल में जेनेवा कन्वेंशन का नाम ज़रूर सुनाई देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, इसमें भी वार क्राइम के नाम पर बहुत से आर्टिकल जो है जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर पब्लिश हुए हैं। तो दो देशों के बीच में क्यों हमेशा इसकी चर्चा रहती है, क्या है ये जेनेवा कन्वेंशन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे से एक एक नियम को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे और काफ़ी अच्छे से इसे क्लियरफाई करेंगे जेनेवा कन्वेंशन को। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप @सौरभ स्वामी 26 सर्च करके टेलीग्राम पे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और स्टडी ग्लोस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। 10% का डिस्काउंट आप रेफरल कोड को यूज़ करके पा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ चुका है यूपीएससी 2022 का। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ऑप्शन आपके सामने है, पेरिस, लंदन, बॉन या फिर जेनेवा। राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। इसका सही उत्तर आपको वीडियो में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी की चर्चा भी होगी थोड़ी सी। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर ये जानिए सबसे पहले कि जब दो देशों के बीच में वार लड़े जाते थे पहले, तो बेसिकली 19वीं जो सेंचुरी है उसकी मिडिल से पहले दुनिया में जब भी दो देशों के बीच में वार चलती थी तो वहाँ के जो सैनिक हैं, दोनों देशों के सैनिक जो हैं एक दूसरे देशों की जो टेरिटरी है उसमें एंटर कर जाते थे। तो उन सैनिकों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता था, एक तरह से अमानवीय जो व्यवहार है वो किया जाता था। तो उसको रोकने के लिए 19वीं सेंचुरी के मिडिल से पहले कोई भी जो नियम है वो नहीं थे, मतलब कोई भी जो कानून है वो नहीं बनाए गए थे। और इस वार में जो सैनिक हैं उनके इस अत्याचार को रोकने के लिए इस कन्वेंशन को स्थापित किया गया था। और जेनेवा कन्वेंशन को 1864 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। देखिए, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है जब भी जेनेवा कन्वेंशन की बात आती है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन की जो विचारधारा है वो हेनरी ड्यूनेंट ने ही रखी है और यही रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक भी हैं। एक चीज़ आपको ये भी जाननी है कि हेनरी ड्यूनेंट काफ़ी स्पेसिफिक पर्सन माने जाते हैं वर्ल्ड में पीस का एक जो ऑब्जेक्टिव है उसे पब्लिश करने के लिए। ये है हेनरी ड्यूनेंट, ये एक स्विस बिजनेसमैन है, फाउंडर है रेड क्रॉस सोसाइटी के, फर्स्ट रेसिपिएंट है नोबेल पीस प्राइज के। तो 1901 में जो पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था वो हेनरी ड्यूनेंट को ही मिला था, ये भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। 1864 में जब फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी तो उसकी विचारधारा भी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा ही रखी गई थी। और रेड क्रॉस सोसाइटी की देखिए स्थापना हुई थी 1863 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा जो है वो शहर है, वो कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर। रेड क्रॉस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था मानी जाती है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये संगठन जो है युद्ध में होने वाले जो सैनिक हैं उनकी सहायता के लिए बनाई गई थी। इसका जो बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मानव जीवन की रक्षा करना है। किसी भी युद्ध या कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना इसका एक ऑब्जेक्टिव आप मान सकते हैं। इसे 3 बार नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके साथ साथ आपको पता ही है पहला जो नोबेल पीस प्राइज है वो हेनरी ड्यूनेंट को ही मिला था। हर साल 8 मई को जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो मनाया जाता है। तो खैर ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है रेड क्रॉस के बारे में, क्योंकि रेड क्रॉस से ही जो जेनेवा कन्वेंशन है उसकी अवधारणा हमारे सामने आती है। देखिए, युद्ध के दौरान जो जेनेवा कन्वेंशन है उसने युद्ध में जो कैदी हैं या फिर अन्य कार्यों में लगे हुए जो विशेष रूप से जो सिविलियंस हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सहायक कर्मी हैं, उनके साथ साथ जो घायल बीमार लोग हैं, अधिकारी हैं, इनकी रक्षा करने के लिए इस कन्वेंशन की जो अवधारणा है वो पेश की गई थी। जेनेवा कन्वेंशन में 4 ट्रीटीज़ हैं और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो चौथा जो लास्ट जेनेवा कन्वेंशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों के अंदर। जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच में वार होता है तो एक देश के सैनिक जो है वो दूसरे देश की टेरिटरी में चले जाते हैं और वो पकड़ लिए जाते हैं। तो उन पकड़े हुए सैनिकों को जो दुश्मन देश के द्वारा पकड़े गए हैं उन्हें प्रिजनर ऑफ वार कहा जाता है। तो प्रिजनर ऑफ वार के अधिकारों की रक्षा करना इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव आप मान सकते हैं। और देखिए, जेनेवा कन्वेंशन जो है 1864 से 1949 के बीच में संपन्न हुआ है। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की एक जो श्रृंखला है
वो प्रिजनर ऑफ वार्स और जो सिविलियंस हैं उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव को हमारे सामने रखती है। और 1977 में 1949 का जो कन्वेंशन है उसके साथ साथ दो और प्रपोजल जोड़े गए थे, मतलब दो प्रोटोकॉल जो है वो और ऐड किए गए थे। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी यहाँ पर सिग्नेचरीज हैं इस जेनेवा कन्वेंशन के, सभी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहे फिर वो भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी देशों ने जेनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। थोड़ा सा हम फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन की बात करेंगे। ये हुआ था 1864 के अंदर और इसमें युद्ध के दौरान जो घायल और बीमार सैनिक हैं उनको सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराने की जो बात है वो कही गई थी बेसिकली। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। सेकंड जेनेवा कन्वेंशन की बात करें जो कि 1906 में संपन्न हुआ था। इसमें विशेष रूप से जो समुद्री युद्ध है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो शामिल थे। इसने वार के दौरान समुद्र में घायल, बीमार, ये जो क्षतिग्रस्त यहाँ के सैनिक हैं इनकी सुरक्षा के लिए इनके जो अधिकार हैं उनकी बात करी थी। और थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संपन्न हुआ था 1929 के अंदर। और ये प्रिजनर ऑफ वार की जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने रखता है। प्रिजनर ऑफ वार्स के ऊपर जितने भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सिक्योरिटी के लिए टर्म्स हैं, जितने भी जो रूल्स हैं उनको हमारे सामने रखता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। इसमें थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के जो नियम हैं उनको संशोधित किया गया था ब्रॉड लेवल पे और काफ़ी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस के साथ में ये कन्वेंशन हमारे सामने आता है। 1949 में चौथा जेनेवा कन्वेंशन जो है वो आयोजित किया गया था। और ये जो कन्वेंशन है ये जो सिविलियंस है जो वार में एंट्री कर चुके हैं उनकी सुरक्षा की बात जो है हमारे सामने करता है। और वार टाइम जो प्रिजनर्स हैं इनके जो राइट्स हो सकते हैं उनको भी डिफाइन करता है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। तो इसमें नागरिक और सैन्य जो अधिकार हैं वो भी शामिल हैं। युद्ध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के जो नागरिक हैं, मतलब वार जो यहाँ चल रहा है उसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं घायल हो चुके हैं, तो उनकी सुरक्षा करने की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी इस कन्वेंशन के थ्रू। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, उसके रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तब जर्मनी, मतलब स्पेसिफिकली यूरोप वाले पार्ट में जो प्रिजनर ऑफ वार है, जो वार टाइम प्रिजनर है, इनके साथ में बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई थी। मतलब इनका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, डराने वाला है। 60-60, 70-70 लाख लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार की जो क्षति है उसी ने मजबूर किया कि एक काफ़ी इम्प्लीमेंटेड जेनेवा कन्वेंशन हमारे सामने आए, और वो आया 1949 के अंदर। इसलिए वार टाइम प्रिजनर की सुरक्षा के लिए ही जेनेवा कन्वेंशन की हमेशा बात की जाती है जब भी दो देशों के बीच में कोई इशू क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। तब आपको याद हो तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब हमारे विंग कमांडर, भारत के वायुसेना के जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान, ये जब पाकिस्तान की टेरिटरी में जा चुके थे तब पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि जेस्चर ऑफ पीस के तहत हम जो है भारत के सिपाही को छोड़ रहे हैं, जबकि रीज़न था जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा जो ट्रीटी है उसके तहत अभिनंदन वर्धमान जो है वो भारत वापस आए थे। अब देखिए इसके थोड़े से प्रावधानों की हम बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई सैनिक, कोई अधिकारी किसी वार के दौरान किसी दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसकी गिरफ्तारी जब की जाएगी तो उसे प्रिजनर ऑफ वार माना जाएगा। ये आपको पहला पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रिजनर ऑफ वार के जो नियम हो वो वहीं पर लागू हो जाएंगे, तो उसके ऊपर जेनेवा कन्वेंशन लागू हो जाता है, चाहे फिर वो सिपाही महिला हो चाहे फिर वो पुरुष हो। अगला पॉइंट ये है, जेनेवा कन्वेंशन जो है युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए जो सैनिक हैं और जो घायल लोग हैं इनके इलाज के बारे में जो एक तरह से दिशा निर्देश है वो जारी करता है हमारे सामने कि इनकी जो रक्षा है वो कैसे की जाएगी। एक तरह से गाइडलाइन जो है हमारे सामने देता है। अगला पॉइंट है, युद्ध क्षेत्र में जितने भी घायल सैनिक हुए हैं उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा की बात भी हमारे सामने रखता है कि इसके माध्यम से प्रिजनर ऑफ वार के जो राइट्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है ब्रॉडली, चाहे फिर वो मिलिट्री राइट्स हो चाहे वो सिविल राइट्स हों। और 1949 के जेनेवा कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि यह सभी मामलों पर लागू होता है, वो युद्ध घोषित हो या फिर ना हो। मतलब जब अभिनंदन वर्धमान वापस आए थे तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध तो नहीं चल रहा था, एक स्ट्राइक की गई थी, तो इस वजह से
सभी मामलों पर ये जो जेनेवा कन्वेंशन है ये लागू होता है। अब प्रोविज़न क्या हो सकते हैं प्रिजनर ऑफ वार के लिए, इसमें भी कई प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, पहला आप ये मान के चलिए कि ये जो प्रिजनर ऑफ वार है इनके साथ कोई भी अमानवीय जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है, कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। यदि कोई सैनिक दुश्मन देश की सीमा में पकड़ा जाता है तो उसके साथ में। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी तरह से उनका शोषण जो है वो नहीं किया जाएगा दुश्मन देश के सैनिकों के द्वारा। तीसरा है कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सैनिक है अगले देश का। साथ ही जो कानूनी सुविधाएं हैं वो उसको तुरंत प्रभाव से मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर उसे धमकाया जाता है या फिर उसे अपमानित किया जाता है तो ये जेनेवा जो कन्वेंशन है उसकी कहीं ना कहीं उल्लंघन आप मान सकते हैं। ना तो उन्हें धमकाया जा सकता है, ना ही उन्हें डराया जा सकता है, ना ही उन्हें कुछ ज़्यादा डिटेल पूछी जा सकती है। इसमें ये सब चीज़ें भी मेंशन की गई है कि जो प्रिजनर ऑफ वार है, जो युद्धबंदी हैं, उनके नाम, उनकी सैनिक जो रैंक है, उनकी संख्या, ये सब पूछी जा सकती है। जाति, धर्म या फिर जन्म स्थान जैसी कोई बातें जो है वो नहीं पूछी जा सकती। ये सब चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं। और जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 3 के अनुसार युद्ध के दौरान घायल हुए किसी प्रिजनर ऑफ वार के साथ में उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है ऑलरेडी। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी इसमें बताई गई है कि यदि वार चल रहा है या कोई भी चीज़ हुई है और एक देश का सैनिक किसी दूसरे देश की सीमा में आ चुका है, तो अगर कोई दूसरा मुद्दा है, कोई दूसरा मामला है, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन हिंसा के कार्य के लिए उसके ऊपर कोई मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जाएगा। वॉयलेंस के लिए, एक्ट ऑफ वॉयलेंस के लिए कोई भी मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जा सकता। मतलब एक तरह से यदि कोई स्पाई बनकर कोई व्यक्ति दूसरे देश की सीमा में आता है तो उसके ऊपर जो मुकदमा है वो चलाया जा सकता है, लेकिन वॉयलेंस के, एक्ट ऑफ वॉयलेंस के थ्रू ये सब नहीं किया जा सकता। और भी कुछ पॉइंट हमारे सामने आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, युद्ध के अंत में जैसे युद्ध समाप्त होता है, युद्ध जो कैदी हैं उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए और उसे उसके देश में वापस भेज दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है बहुत ही स्पेसिफिकली। और कोई भी देश जो है वो प्रिजनर ऑफ वार के प्रति जनता में जिज्ञासा नहीं जगा सकता। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने युद्ध में भाग लिया है, इस टाइप का कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलेगा। एक चीज़ इसमें यह भी कही गई है कि उसकी नज़रबंदी या कारावास सजा की जो राशि है वो नहीं होगी। प्रिजनर ऑफ वार को वापस करने के लिए उन्हें पहले रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद रेड क्रॉस के जो डेलीगेशंस हैं ऐसे सैनिक को अपने देश ले जाएंगे और बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। तो जेनेवा कन्वेंशन के जो रूल है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, या आप मान के चल सकते हैं। और इस कन्वेंशन का दुनिया के अधिकांश देशों ने सम्मान किया है, लेकिन कुछ देशों ने इसका उल्लंघन भी किया है, जैसे अमेरिका ने बहुत बार इसका उल्लंघन किया है। अगर इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए भी यदि किसी सैनिक की दूसरी सीमा में, दूसरे देश की सीमा में मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर चोट लगती है, बहुत कुछ यदि उसके साथ होता है जो नहीं होना चाहिए, तो इस कन्वेंशन का काफ़ी गंभीर जो उल्लंघन है वो माना जाएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर नियम है जेनेवा कन्वेंशन के हमारे सामने। इस वजह से देखिए, ये जो नियम बनाए गए हैं ये दोनों देशों के बीच जब युद्ध चल रहा है तो वहाँ के जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये है जेनेवा कन्वेंशन हमारे सामने। आई होप आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।